हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम कुछ स्टडी स्किल्स के बारे में, पढ़ाई कैसे करते हैं, उसके लिए कौन से कौशल्य जरूरी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ एक छोटा सा कार्टून है, कोई बता सकता है क्या चल रहा है? कोई व्यक्ति कानों से बिल्कुल नहीं सुन रहा है और कोई है वो बहुत ही अच्छे से सुन रहा है। स्टडी करने के अनेक अनेक मार्ग होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट मार्ग है श्रवण। किसी अधिकारी व्यक्ति से उस विषय के बारे में श्रवण करना। और इसीलिए जब आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हो या स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये जरूर जोर देना चाहिए कि कोई अधिकारी व्यक्ति जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है उससे श्रवण अच्छे से किया जाए। जनरली श्रवण करते समय प्रॉब्लम क्या होती है, ये 4 इश्यूज आते हैं बीच में। वी इवैल्यूएट, जो सुन रहे हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, वी अग्री और डिसअग्री, है कि नहीं। दूसरा हमारा समय किसमें जाता है, श्रवण के समय वी प्रोब, वी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्रोबिंग का अर्थ होता है मेरे अनुभव के आधार पर मैं जो बोला जा रहा है उसको प्रश्न उठाता हूं मन में, उसको क्या कहते हैं, प्रोबिंग। तीसरा है वी एडवाइज, वी गिव काउंसिल बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। हमारे अनुभव के आधार पर हम दूसरों को बताना चाहते हैं कि आपने अभी जो बोला ना, इसके बारे में ये भी मेरे को मालूम है, मतलब ये भी आपको पहलू देख लेना चाहिए, ऐसा उनको हम एडवाइस करते हैं। करते नहीं करते। और चौथा है वी इंटरप्रेट, वी ट्राई टू फिगर पीपल आउट। हम लोगों को नापना चालू करते हैं, इसको कितना आता है कितना नहीं आता है। वी ट्राई टू एक्सप्लेन देयर मोटिव्स, हम उनके हेतु को जज करना शुरू करते हैं, क्यों बोल रहा है ये व्यक्ति जो अभी बोल रहा है वो। या फिर वी स्टार्ट जजिंग देयर बिहेवियर। और ये सब कहाँ से करते हैं जजिंग, हमारे मोटिव्स और बिहेवियर के ऊपर करते हैं। मैं अगर होता तो ऐसा नहीं करता था मैं। तो हमारा समय श्रवण के दौरान ये 4 टाइम पास करने में जाता है। These are called road blocks to hearing. रोड ब्लॉक मतलब समझ में आता है, अच्छा हाईवे है, गाड़ी चल रही है, उसके अचानक कोई रोकथाम लगा दे उसके ऊपर, बैरिकेड, रुक जाएगा सारा प्रोसेस। तो इसलिए ये 4 प्रकार के जो रिस्पॉन्सेस हैं श्रवण के दौरान जो हम देते हैं, ये हमारे श्रवण को परिपूर्ण नहीं होने देते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि जो बोला जा रहा हो ब्लाइंडली स्वीकार करते रहो, कुछ क्वेश्चन करो ही मत? क्या उसके बारे में व्यक्तिगत अनुभव या व्यक्तिगत नॉलेज स्ट्रक्चर को साथ उसको जोड़ने का प्रयास मत करो? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि पहले सीखो कि श्रवण करते समय हाउ टू हियर विदाउट एनी जजिंग। फॉर व्हाट शुड यू हियर? टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। वो दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है वो पूरा समझ में आने तक तुम अपना अंडरस्टैंडिंग बीच में घुसाना। तो उसको क्या कहते हैं, ट्राई टू हियर टू अंडरस्टैंड, नॉट टू अग्री। ठीक है, तुमको अग्री नहीं करना तो नो प्रॉब्लम, वो बाद में देखेंगे हम। बट हैव यू फुल्ली अंडरस्टूड वो जो व्यक्ति बोल रहा है, क्या तुमने सही में अच्छे से समझ लिया उसको? ट्राई टू अंडरस्टैंड देन ट्राई टू बी अंडरस्टूड। पहले सुनो अच्छे से, समझावट बनाओ अपनी, फिर अपनी समझावट दूसरों को सुनाओ। बहुत बार क्या होता है, जैसे ही लोग बोलना शुरू करते हैं, हम ये 4 चीजें करने के कारण, इवैल्यूएशन, प्रोबिंग, एडवाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, हम सुनते ही नहीं है तो व्यक्ति बोल क्या रहा है। और इसलिए ऐसे और 8 रोड ब्लॉक्स है, मैं सारे नहीं ले रहा हूँ केवल 4 महत्वपूर्ण चीजें जो हम बार बार करते हैं उनको ही बता रहा हूँ। लेकिन इनको हमें रोकना चाहिए श्रवण के समय।
पहले अच्छे से सुनो, पूरी उसकी बात समझ लो। इसको संस्कृत में कहते हैं पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष मतलब क्या है? अंडरस्टैंड द अपोनेंट्स व्यू पॉइंट फुल्ली। इतना अच्छे से समझ लो कि तुम जब बताओगे उसको कि तुमने अभी ये कहा, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, तुमने ये कहा, तो उसको भी लगे कि वाह इसका इतना क्लैरिटी जो मैंने बोला इसके बारे में मेरे को भी नहीं था, शब्दों का इतना अच्छे से बताया इसने। इतना अच्छे से सुनना है उस बात को। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी कुछ लोगों ने रिसर्च किया है कि हमारे जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो अलग अलग पार्ट्स किसके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। मतलब हम कोई विशिष्ट कार्य कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट ब्रेन का एक्टिव रहता है ज्यादा, या कौन से एक्टिविटीज करने से वो पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। जैसे स्पीच, लॉजिक, नंबर्स, इसके साथ जब हम डील कर रहे हैं, यानी लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स मेनली, तो कौन सा पार्ट एक्टिव रहता है ब्रेन का? लेफ्ट। और जब हम मेलोडी, पैटर्न, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, विजनिंग करते हैं आप भविष्य के बारे में, तो कौन सा पार्ट एक्टिव रहता है ब्रेन का? राइट पार्ट। और ये हमारा मिडल ब्रेन जो है वो स्विच का काम करता है। वो यहाँ से वहाँ वो जब शिफ्ट होता है कि मैं ये कर रहा था अभी ये कर रहा है, तो उसमें वो एक्टिवेट हो जाता है। इसका उपयोग क्या है हमारे लिए? जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ये दोनों पार्ट्स को परफेक्टली उपयोग में लाना होगा। अगर ये दोनों पार्ट्स हम उपयोग में नहीं लाएंगे तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। तो ये कैसे करें? तो पहला है कि डोंट बी अंडर स्ट्रेस, बी रिलैक्स्ड व्हाइल स्टडीइंग। अगर हम स्ट्रेस के अंडर स्टडी करना शुरू करते हैं तो पन्ने पलट रहे हैं लेकिन मन में कोई छवि बन ही नहीं रही उनकी। आपने देखा ये, उसका हेड पे ब्लैंक है ना, वो पेपर कुछ नहीं दिख रहा उसको। और दूसरा है जो रिलैक्स्ड है, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो जाके बालाजी महानाट्य देख के आया है और अभी पढ़ाई करने के लिए बैठा हो। मैथ्स आ जा देख लेते हैं तेरे को। तो उस मूड में जब वो पढ़ाई करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर परीक्षा के पहले जाके मूवीज देख के आने, वो दैट इज नॉट द इंटरप्रिटेशन। पॉइंट ये है कि बी रिलैक्स्ड। तुम्हारे पास कितना समय है, कितना क्वांटिटी पढ़ाई का खत्म करना है, कितने पेजेस हैं, वो थोड़ा नाप लो एंड देन बी रिलैक्स्ड। अभी ये पूरा करना है हमको। तुमको अगर अभी इतना बचा हुआ है मेरा, अभी मैं कैसे करूंगा, ये सब टेंशन में चले जाओगे तो दिमाग में जो भी संस्कार बन सकते थे, मेमोरी के क्लू हम बढ़ा सकते थे, वो सब रुक जाता है काम। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? चिल। पहले नाप लो कितना पूरा करना है एंड टेल योरसेल्फ लेट्स डू दिस हैप्पीली। खुद को क्या बोलना है? लेट्स डू दिस हैप्पीली बोलना है खुद को। अभी खत्म करना है इसको पूरा और घुस जाओ। फिर दूसरा है हमारे जो यहाँ 7 लिखा है, ऐसे तो 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाले हैं। वैदिक अंडरस्टैंडिंग इससे भी बहुत सटल है, लेकिन आज हम उसमें नहीं घुसेंगे। हमें आपको ये पढ़ा था ना, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्लिम्बिल, SLIMBIL। S मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, L मतलब लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर कोई इंटेलिजेंट होता है। I मतलब इंटरपर्सनल, दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान करने में कोई बहुत बुद्धिमान होता है। M मतलब म्यूजिकल, उसको अगर म्यूजिक के थ्रू सिखाया जाए जल्दी सीख जाता है। B मतलब बॉडीली काइनेस्थेटिक, उसको शरीर के हाव भाव के द्वारा सिखाया जाए तो जल्दी समझ में आता है। I मतलब इंट्रापर्सनल, उसको अपने ही आत्म परीक्षण के द्वारा समझना ज्यादा अच्छा लगता है। एंड L मतलब लॉजिकल, मैथमेटिकल, जो तर्क बहुत अच्छा कर सकता है, गणित कर सकता है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप इसमें से कौन से टाइप के हो? वो आपको पहचान में आना चाहिए। आपको लिख के रखना चाहिए कि आई थिंक आई एम अ लिटिल मोर ऑन दिस साइड, इसके द्वारा मैं जल्दी सीखता हूँ।
और ऐसे दो और इंटेलिजेंसेस हैं, एक है नेचुरल इंटेलिजेंस यानी निसर्ग के बारे में ज्ञान रखना, और नोवा कौन सा है? हाँ, विजुअल इंटेलिजेंस। लोगों को चित्र के रूप में याद रहता है चीज ज्यादा। तो ये है 9 प्रकार के इंटेलिजेंस। तो तुमको पहले नाप लेना चाहिए कि मेरा कौन सा टाइप है, और उसका उपयोग अपने स्टडी में करना चाहिए। सोचो कोई विजुअल है और उसको ऑडिटोरी चीजें जल्दी पकड़ में नहीं आती, तो मुश्किल है, वो सिर्फ श्रवण करते रहेगा और कुछ देखेगा नहीं चित्र के रूप में। तो अच्छा है कि इनका कॉम्बिनेशन अगर वर्क करता है तो, क्योंकि उससे और स्ट्रॉन्ग संस्कार बनता है। जैसे मैं क्या करता था, मेरा रिवीजन करते समय पढ़ाई का, मैं एक चॉक बोर्ड लेता था और जो कंटेंट है बुक में वो खुद को पढ़ाता था। ऐसे पढ़ता था कि मानो मैं ही टीचर हूं और मैं ही स्टूडेंट बैठा हूं सामने, और मैं उसको सिखा रहा हूँ, और 6 साल का बच्चा है वो जिसको भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको इतना सरल भाषा में समझ में आना चाहिए, ऐसे ड्रॉ करके एक्सप्लेन करके मेमोरी क्लूज बना के मैं पढ़ाता था। बाल गोविंद इज टीचिंग बाल गोविंद। और मुझे परीक्षा में क्या होता था, मेरे को वो सारा सीक्वेंस याद आता था, बिकॉज माई ऑडिटोरी मेमोरी इज नाइस, माई विजुअल मेमोरी इज ऑल्सो नाइस। और मैंने जो खुद से ये किया था काम, तो मेरे को तंतो तंत याद आता था, एकदम एग्जैक्टली वैसे का वैसा। तो उसके कारण जब पेपर में हम उतारते हैं उस चीज को, गलती नहीं होती। तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा टाइप है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, ऑर्गेनाइजिंग। कंटेंट को रीऑर्गेनाइज करना जो तुम्हें आसान लगता है, ये बहुत जरूरी है। वहां जो ऑर्गेनाइजेशन बुक में दिया हुआ है वो कैसा है, वो सिलेबस कमेटी को आसान लगा था वो उसको पढ़ाने में या समझाने में, लेकिन तुमको समझने का तरीका अलग हो सकता है। तो इसलिए इसको कैसे करते हैं, तो अभी इसमें 3 आइटम्स हैं, प्लानिंग एंड टाइम टेबल्स। कोई कंटेंट को रीऑर्गेनाइज जब किया जाता है, उसके जो अलग अलग प्रकार के प्लान्स बनते हैं, माइंड मैप्स बनते हैं, वो अलग अलग लोग अलग अलग बना सकते हैं। पॉइंट यह है कि तुमको सुनते समय या सुनने के बाद अपना खुद का माइंड मैप बना लेना चाहिए, जो तुमने सीखा है उसके बारे में, जो तुमको याद रहता है। तुम कंपेयर कर सकते हो एग्जिस्टिंग माइंड मैप्स को लेके, इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, या फिर खुद का ही बना सकते हो। तो आप में से जो लोग कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद अपना खुद का माइंड मैप नहीं बनाते, आई गारंटी यू कि तुमको बिग पिक्चर कभी क्लियर नहीं होता उस चैप्टर का, और तुमको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स बहुत कठिन जाएंगे। हो सकता है कि तुम एक टाइट्रेशन इतना वर्ड पढ़ने के बाद उसका सारा 10 लाइंस लिख दो, लेकिन अगर तुमको पूछा जाए टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट का साधना भक्ति से क्या लेना देना है तो तुम बोलोगे कि इसका क्या लेना देना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि तुमने सिर्फ रट्टा मारा है, तुम्हारा बिग विजन क्लियर नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में। तो प्लानिंग एंड टाइम टेबल्स, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल कैसा रहेगा इस सब्जेक्ट का, शॉर्ट टर्म टाइम टेबल में मुझे अभी क्या करना है, इस वीक के अंदर क्या करना है, फिर कितने घंटे डालने हैं इस चैप्टर के लिए, स्पेसिंग, मतलब आज मैंने प्रकरण इस चैप्टर पढ़ लिया, कितने और दिनों के बाद वापस इसको मैं पढ़ूंगा, उसको क्या कहते हैं, स्पेसिंग। फिर वैरायटी, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ रहे हैं, बोर हो जाएगा आदमी, उसको वैरायटी चाहिए, तो वैरायटी कैसे रखी जा रही है। एंड फाइनली लेंथ, मतलब कितना ड्यूरेशन तक मैं पढ़ सकता हूँ एक जगह बैठ के। तो एवरेज में 50 मिनट तक व्यक्ति पढ़ सकता है एट अ शॉर्ट प्रॉपर, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लगता है उसको। कुछ लोग इससे भी शॉर्ट स्पैन रहता है उनका, वो 24 मिनट 25 मिनट तक ही पढ़ सकते हैं एक जगह बैठ के, फिर उनको 2-4 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक लगता है। तो आपको वो पता कराना है कि कैसे आपको लेंथ कितनी रखनी है और ब्रेक्स कितने लेने हैं। तो हमारे गुरुकुल में हमने क्या किया है कि वी गिव यू 50 मिनट्स एंड देन वी गिव यू 5 मिनट ब्रेक।
गिव यू 50 मिनट्स, अनदर 5 मिनट ब्रेक। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति वापस रीफोकस कर सकता है, रिकैलिब्रेट कर सकता है अपने मेमोरी को फोकस करने के लिए। इसके बाद है नोट टेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। कलयुग में लोगों की मेमोरी पुअर है, इसीलिए व्यासदेव ने सारा वैदिक साहित्य लिखित स्वरूप में लाया है कि नहीं। उनको कितना मेहनत पड़ा रहेगा व्यासदेव को ये करने के लिए। तो 3 प्रकार के नोट्स होते हैं। एक होते हैं आउटलाइन नोट्स। आउटलाइन मतलब कि मोटा मोटी क्या बोला जा रहा है उतना ही लिखना। दूसरा होता है डिटेल्ड नोट्स, अपनी भाषा में खुद को समझ में आए ऐसे नोट्स निकालना। एंड देन कम्स माइंड मैप्स, ये विजुअल होते हैं, कलरफुल होते हैं। और माइंड मैपिंग कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों को नहीं पता माइंड मैपिंग क्या होता है, हाथ खड़ा करो। ठीक है, मैं धीरेन्द्र सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नॉन एकेडमिक टाइम पे मैं आपको बुक्स दूंगा माइंड मैपिंग के, वो पढ़कर आप रीऑर्गेनाइज करो एक छोटा सा सेशन, सबको सिखा देना माइंड मैपिंग। नोट टेकिंग का बेनिफिट क्या है पता है, सबसे बड़ा वैल्यू रिवीजन में काम आता है। क्योंकि तुमने खुद के हाथ से जो लिखा होता है ना, वो तुम्हारा थोड़ा अपना होता है। टेक्स्ट में जो प्रिंट मटेरियल है ना, वो थोड़ा क्या होता है, पराया होता है। तो जो अपना है ना, उसके प्रति बड़ा प्रेम होता है आदमी को। वो बोलता है ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने पैदा किया। तो इसलिए खुद के हाथ से नोट्स बनाने का अपना एक महत्व है, और हाथ से नोट्स बनाने का महत्व है। टाइप करके तो स्क्रीन पे कोई भी लोग नोट्स बना लेते हैं, वो कभी फोन पे करते हैं या लैपटॉप पे, वो उतना प्रभावशाली नहीं है जितना आप हाथ से लिखते हो। और नोट्स तुम्हारा कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा अपना है। यू कॉन्सेंट्रेट मोर व्हेन यू रीड योर ओन नोट्स। और तीसरा है इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर रिजल्ट्स, क्योंकि अल्टीमेटली सारे एग्जाम्स रिटन फॉर्मेट में ही है ना, ओरल एग्जाम्स तो बहुत ही कम होते हैं। तो अल्टीमेटली जो तुमने पढ़ा है वो तुमको लिखकर बताना है कि मुझे आता है, मुंह से नहीं बोलना है। तो इसलिए तुमने लिखा रहेगा तभी तो आसान होगा, और इसलिए बार बार लिखने पर जोर दिया जाता है कि तुमको लिख कर पूरा करना है इस चीज को। तो जब हम नोट्स निकालते हैं तो हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। कहीं हम लोग ने नोट्स बनाते समय कोई सॉन्ग लिख दिया है, म्यूजिकल नोट पे बिठा दिया है, जैसे वो मिली सेंटीडेसिमीटर डेका हेक्टो किलो, वो सीक्वेंस में बिठाया उसको ताकि वो सॉन्ग के रूप में समझ में आए। या कहीं हमने कोई कार्टून निकाला हुआ है कि येलो फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस का भेद स्पष्ट करने के लिए एक रेड कुछ निकाला है व्यक्ति, येलो निकाला है कोई व्यक्ति, और उनका बॉक्सिंग मैच के रूप में आई एम गुड एट दिस एंड नाउ आई एम बेटर देन यू इन दिस, ऐसा वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। ऐसा हमने एक कार्टून बनाया, तो अपने आप याद आएगा एग्जाम में जाने पर कि येलो फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज क्या है, रेड के क्या है। तो रिकॉल क्लूज मतलब जिससे याद आए उसके क्लूज डिजाइन करने होते हैं। तो बेसिकली टेक अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू नोट्स टेकिंग। ऐसे है कि घिसे पिटे टाइप के नोट्स नहीं निकालना, हर बार क्वेश्चन करना कि इसको कौन से नोट के फॉर्म में डालूंगा तो ज्यादा आसान रहेगा याद रखने के लिए। एंड देन हर नोट्स बनने के बाद उनको रीऑर्गेनाइज करो अच्छे से, एंड देन उनको रिकनेक्ट करना एक दूसरे के साथ, एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो ये सारा जो है नोट्स टेकिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है, इट्स अ बिग फील्ड इन इटसेल्फ। क्लास में आप जो बैठे हो तो भी अगर अच्छे से नोट्स निकालते हो तो बाद में ज़्यादा चांस है कि आपको याद आएगा क्या बोला गया था क्लास में। आप ऐसे ही बोल दो, जो बोलना है बोले भाई, तू अगला 40 मिनट में समाधि में हो, अब कहीं कोई तंद्रा लगाकर बैठा हूं, दैट विल नॉट वर्क। इसके बाद है नोट टेकिंग इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। तो SQ3R बोलते हैं इसको। S फॉर सर्वे द कंटेंट,
जो अभी पढ़ने जा रहे हो उसको पूरा विहंगावलोकन, बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं उसको, पूरा नाप लो कि करना क्या है. एंड आई रिक्वेस्ट टीचर्स ऑल्सो टू टीच लाइक दैट. एवरी चैप्टर दैट यू बिगिन, गिव एन ओवरव्यू, देन क्वेश्चंस. सीधा जाके प्रश्न पढ़ो. वो चैप्टर के एंड में जो प्रश्न दिए ना उनको पढ़ो, तब तुमको समझ में आएगा कि ये चैप्टर कौन से एसेंशियल क्वेश्चंस को आंसर करने वाला है. समझ रहे हैं पॉइंट? फिर तीसरा है चैप्टर को रीड करो और समझ लो. समझ लेने में बहुत सारी चीजें आती हैं. पहला तो उसका वोकैबुलरी निकालना, कठिन शब्दों के अर्थ निकालना, फिर उसका इंटरकनेक्शंस निकालना, सेक्शंस कौन से हैं उसमें इंटरकनेक्शंस क्या है वो समझ में आना. फिर उसके बाद आपको रिकॉल क्लूज डिजाइन करने हैं. ये चैप्टर को याद रखने के लिए कौन कौन से मेन पॉइंट्स जरूरी है आना. एंड फाइनली रिव्यू करना है एक बार वापस वो पूरा चैप्टर बिना देखे क्या बताने आता है वो देखना है. तो आइडियाज में भी हायरार्की होती है. कौन सी आइडिया प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, वो समझ में आना चाहिए. और फाइनली वर्बल एंड विजुअल क्लूज डिजाइन करना, बहुत सारे. वर्बल क्लूज मतलब क्या है कि वो जैसे हमारा संस्कृत में होता है ना, शुरुआत करते हैं श्लोक की मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः, तो दैट इज अ वर्बल क्लू. या PAST, ये क्या है? इट्स अ वर्बल क्लू. P for position of Krishna, A applying transcendental knowledge to work, S for sacrifices lead to transcendental knowledge. तो फटाफट याद आता है. तो इसको कहते हैं वर्बल एंड विजुअल क्लूज. विजुअल क्लूज मतलब पिक्चर के रूप में वही क्लूज को डिजाइन करना. तो ब्रेन को अगर नरिश करना है तो चार चीजें बहुत जरूरी है. रिपीट करो. लायन, LION. L फॉर लव, I फॉर इंफॉर्मेशन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर न्यूट्रिशन. तो गुरुकुल किस लिए बना है? लायन. देखो, तुम जिस विषय के शिक्षक से प्रेम करते हो ना, उस विषय को जल्दी सीखते हो. आपने देखा है? The teacher is lovingly teaching you something with great effort. तो अपने आप तुमको उसमें रस आता है. अरे ये तो सीखना ही पड़ेगा. इसको कहते हैं लव. तो brain learns better when it receives lot of love. Love from the teacher and love for the subject also. अगर उसमें है तो फटाफट सीखता है. दूसरा है इंफॉर्मेशन. तुमको जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसका क्वालिटी क्या है. तो अगर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको धासु बना के पढ़े हम लोग. Information that is 20% important things that are 80% important. ऐसे फर्स्ट क्लास कोई बना के दे उस इंफॉर्मेशन को. और तीसरा है ऑक्सीजन. इसलिए मैं दौड़ लगाने के लिए बोलता हूँ सुबह सुबह, योगा करने के लिए बोलता हूँ, प्राणायाम करने के लिए बोलता हूँ. अर्ली मॉर्निंग डेली यू डू दिस, योर ब्रेन विल बिकम पावरफुल, वेल नरिश्ड. और चौथा है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मतलब क्या अन्न खाते हो तुम. अगर तुम कचरा खाओगे तो तुम्हारा ब्रेन भी कचरे जैसा हो जाएगा. और तुम सात्विक आहार करोगे, बहुत ही पोषक आहार, तो अपने आप ब्रेन क्या होगा? तगड़ा बनेगा. याद रहेगा लायन? ठीक है. अभी बुक्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा. और सर्वे करना मतलब क्या होता है? पहले तो बुक को सर्वे करना. पूरे बुक का प्लान क्या है, उसका प्रीफेस में क्या बोला है, कंटेंट्स में क्या बोला है, फिर हर इसमें हेडिंग्स क्या क्या है मेन, फिर चैप्टर्स के नाम कैसे हैं, फिर उसके सेक्शंस कैसे हैं, टॉपिक्स क्या है, हर चैप्टर की समरी क्या दी गई है, और फिर ये सब के बारे में अपने सेंटेंसेस तुम्हें बोलने आना कि ये बुक है ना हमारा 9th स्टैंडर्ड बायोलॉजी बुक और व्हाटएवर फिजिक्स बुक मींस दिस. दैट इज योर सर्वे और ओवरव्यू. फिर उसके बाद आप हर चैप्टर में उतरते हो और उसमें भी वही करते हो. यू सर्वे द होल चैप्टर एंड you go through the same headings and sections and topics and summary, and then you go to the main content. तो ऐसे पढ़ना चाहिए. और इसके बाद खास ध्यान देना चाहिए क्वेश्चंस पर, क्योंकि अल्टीमेटली ऑल एग्जाम्स आर अबाउट क्वेश्चंस.
तो प्रश्न पूछना अलग अलग प्रकार से खुद को और उसके जवाब देने आना, इसको ही पढ़ाई बोलते हैं. ऑल लर्निंग इज अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स. से दैट अलाउड. ऑल लर्निंग इज अबाउट. हाँ, तो तुमको इतना पढ़ाई अच्छा होना चाहिए तुम्हारा कि प्रश्न पूरा पुस्तक पढ़ लेने के बाद तुम पुस्तक बंद करो, चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कौन से हैं वो क्वेश्चन याद करो, उसको जवाब दो. मतलब प्रश्न पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. आप समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था संस्कृत, तो मैं क्या करता था, वो संस्कृत का पुस्तक पूरा मैंने कंटेस्ट कर लिया स्टार्ट टू एंड. फिर अपने मम्मी के हाथ में पुस्तक देता था, बोलता था मैं अभी बोलूंगा पूरा पुस्तक लाइन बाय लाइन, इंक्लूडिंग द शब्दार्थ, वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न का उत्तर क्या है, फिर ग्रामर के बारे में कौन से प्रश्न पूछे हैं, वो सारा. तो ये सारा जो फुल सिस्टम है, हरे कृष्णा इज टू लाउड. हमारी माता घर में प्रश्न और उत्तर ये खुद से बोलने आना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के बारे में. इसका मतलब है कि तुम्हारा वो सब्जेक्ट पूरा हो चुका है. और कैसा प्रश्न? कोई भी प्रश्न उस कंटेंट के बारे में किसी ने भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी पूछ दिया तो तुम्हें बोलने आना चाहिए. देन यू कैन बी कॉन्फिडेंट दैट दिस सब्जेक्ट इज डन. कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता के बारे में लोगों को डर लगता है कि इतना बड़ा बुक है, इतने श्लोक है, इतने भाषांतर, इतने तात्पर्य, फिर उसके सेकुलरिटीज है, ये यहाँ क्यों बोला गया, वो ऐसा क्यों बोला गया, ये वो कैसे याद रहेगा. तो तुम अभी से शुरू करो. पढ़ते समय, पढ़ने के बाद जितना पढ़ा है पुस्तक बंद करो, जो पढ़ा है उसको प्रश्नोत्तर के रूप में डाल दो. जस्ट मेक दैट एज अ हैबिट. वो प्रैक्टिस करो. अपने आप देखोगे कि आपका सारा पुस्तक पूरा हो जाएगा ये करते करते. तो 6 फ्रेंड्स है नॉलेज सीकर के. कोई भी ज्ञानी बनना चाहता है, उसके 6 फ्रेंड्स कौन है? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई. ये 6 तुम्हारे फ्रेंड्स है. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ना इसके ऊपर चैप्टर. हाँ, 6 फ्रेंड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है. तो जो तुम पढ़ रहे हो इसके बारे में 6 प्रश्न पूछो तो तुम्हारा जो स्टडी है वो बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा हो जाएगा. तो मैं अभी क्विकली रिवाइज करता हूँ क्या सीखा हमने. पहले हमने देखा कि हियरिंग विद द ईयर एंड हियरिंग विद द माइंड. किससे सुनना है? मन से, कान से नहीं. कान तो हम किसी के लिए ऐसे सुपरफिशियली दे सकते हैं. बोल दे मैं अपना कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, डुडलिंग कर रहा हूँ, या मैं कुछ पक्षी देख रहा हूँ, कर क्या रहे हो. दैट्स नॉट हियरिंग. और माइंड देने का मतलब क्या है? माइंड देने के 2 मतलब है. एक मतलब है कि टिपिकल माइंड कैसे लेते हैं हम? इवैल्यूएशन, प्रोबिंग, एडवाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग करते रहते हैं. ये माइंड देना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये रोड ब्लॉक का काम करता है. हमें माइंड किस लिए देना है? 6 questions. What is being said? Why is it being said? Who is saying it? How it is being said? How it is to be applied? Where it is to be applied? When it is to be applied? ये प्रश्न पूछते हुए तुम सुनोगे तो तुम we are listening with mind, not just with ear. फिर हमने देखा कि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का जो है दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए कि overviews and details. Overviews and details. Right brain is doing overview. Left brain is doing details. ये बार स्विच होना चाहिए हर पढ़ाई के समय, तभी ज्यादा याद रहेगा. दूसरा हमने देखा कि स्ट्रेस में नहीं पढ़ाई होती, रिलैक्स रहना चाहिए. फिर 7 इंटेलिजेंसेस का वर्णन सुना. ये 9 है टोटल. ये 9 के 9 हमें पहले अपना स्टाइल पता होना चाहिए, लर्निंग स्टाइल, मुझे याद कैसे रहता है, और फिर उसको ज़्यादा एम्प्लॉय करना चाहिए. फिर हमको कंटेंट को अच्छा ऑर्गेनाइज करने सीखना चाहिए, नोट टेकिंग सीखना चाहिए, और जो ब्रेन है उसको LION के द्वारा पोषण प्रदान करना चाहिए, सॉलिड बनाना चाहिए. एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? एक्चुअली मटेरियल नॉलेज को क्रैम एंड वॉमिट कर सकते हैं.
अच्छा रहेगा कि कोई भी सब्जेक्ट को तुम कृष्ण के साथ जोड़ना सीख लो। ऐसा कोई नॉलेज फील्ड नहीं है जिसका संबंध सीधा कृष्ण से नहीं है। एंड अल्टीमेटली नॉलेज का अर्थ क्या है? टू नो मैटर, टू नो स्पिरिट एंड टू नो कंट्रोलर ऑफ बोथ। MSc डिग्री, मैटर, स्पिरिट, कंट्रोलर। तो तुम मैटर पढ़ रहे हो तो हाउ इट इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्ण? तुमको अद्भुतता कृष्ण की महसूस होगी अगर तुम हिस्ट्री को, जियोग्राफी को, वो कृष्ण को बीच में लाके सुनोगे कि क्या है ये सब। मसला है एकदम सिस्टम। मैथ्स का सरल अर्थ है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, थिंकिंग दैट इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये सब मैथ्स का काम है। तो मैथ्स का उपयोग क्या है? I'll take another class on this. We will go through the Vedic route. What is maths for and how it connects us to Krishna? I think I've taken one class on this earlier. किसको याद है वो? क्या बोला था? So the point is, numbers can be connected to Krishna and his creation. Geometrical patterns can be connected to Krishna and his creation. तो आपका मैथ्स कैसे कृष्ण कॉन्शियस नहीं है ना? ऑलरेडी। So, any other comment or question? Matter, spirit, controller. जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ या चित्त वस्तु और इन दोनों का नियंत्रक। भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति और कृष्ण, ये तीनों का नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज, विद्या। तो आप गुरुकुल में आए हो, आपको 4-4.5 घंटे में निपटा देना चाहिए एकेडमिक्स, ताकि बाकी 4-4.5 घंटे में वो एकेडमिक्स का या मटेरियल नॉलेज का कृष्ण से क्या संबंध है वो भी तो पढ़ा जा सके। तुम वही कराने में इतना घंटों बिता दोगे तो फिर ये दूसरा पार्ट क्लियर नहीं होगा। फिर तुमको लगता रहेगा कि मैं क्या है नीरस चीजें पढ़ रहा हूँ, मैं इसमें कोई टेस्ट ही नहीं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।